के ढाका क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपकी तैयारी को और ज्यादा आगे ले जाएगा। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरेंगे। किसी राज्य को असल में चलाता कौन है? क्या वो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, या फिर मंत्रियों की वो जो पूरी टीम होती है वो? और इस सवाल का जवाब वो एक शब्द में छिपा है, मंत्री परिषद, यानी अ स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सिर्फ आप कह सकती हैं कि मंत्रियों का एक समूह नहीं है, बल्कि ये वो इंजन है जो राज्य की पूरी सरकार को चलाता है। आज हम इसी इंजन के एक एक पुर्जे को समझेंगे, हमारे पास जो नोट्स हैं उनकी मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस खेल के जो 3 मुख्य खिलाड़ी हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ये आपस में जुड़े कैसे हैं? हमारे नोट्स में एक चार्ट भी है जो इसे दिखाता है। ये एक तरह का पावर ट्रायंगल जैसा लगता है ना? बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, पावर ट्रायंगल। सोचिए, सबसे ऊपर है राज्यपाल, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। पर वो अपनी मर्जी से तो किसी को भी नहीं चुन सकते, सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें उसी नेता को चुनना होता है जिसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन मिला हो। ठीक है, तो पहला कदम हो गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 164(1) के तहत। फिर बाकी मंत्री कैसे टीम में आते हैं? और यहीं से मुख्यमंत्री की असली ताकत दिखनी शुरू होती है। मुख्यमंत्री अपनी टीम, मतलब अपने मंत्रियों की एक लिस्ट तैयार करते हैं और वो राज्यपाल को देते हैं, और राज्यपाल उस सलाह पर ही काम करते हैं। तो असल में अपनी टीम चुनने का अधिकार पूरी तरह से मुख्यमंत्री के पास है। अच्छा, और एक बार ये टीम बन गई, यानी मंत्री परिषद का गठन हो गया, तो उसका मुख्य काम क्या होता है? उनका सबसे बड़ा काम है जो अनुच्छेद 163 में बताया गया है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्यपाल को सहायता और सलाह देना। मतलब राज्यपाल अपने ज्यादातर काम इसी मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेंगे। एकदम सही। तो देखिए ये ट्रायंगल कैसे काम करता है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को नियुक्त किया, मुख्यमंत्री ने अपनी मंत्री परिषद बनाई, और फिर वही मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देकर शासन चलाती है। और मुख्यमंत्री का एक और कर्तव्य है, अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को सारी सूचना देना। ये पूरा सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, अगर ये टीम इतनी ही महत्वपूर्ण है तो ये कितनी बड़ी हो सकती है? क्या मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के हर विधायक को खुश करने के लिए मंत्री बना सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। पहले सरकारें बहुत बड़ी बड़ी बन जाती थीं। हाँ, मैंने सुना है, उन्हें जंबो कैबिनेट कहते थे। बिल्कुल, मजाक में जंबो कैबिनेट कहते थे। इससे सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता था। इसी को रोकने के लिए साल 2003 में संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया, 91वां संशोधन। और वो बदलाव क्या था? उसने क्या किया? उसने एक सीधी साधी लिमिट लगा दी। अनुच्छेद 164(a) जोड़ दिया गया। अब किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, इसे किसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे नोट्स में राजस्थान का जिक्र है, जहां 200 विधानसभा सीटें हैं। तो वहां 200 का 15%, यानी 30। हाँ, 30। मुख्यमंत्री समेत भी 30 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है जो राजनीतिक मजबूरी को शासन पर हावी होने से रोकता है। और इसमें कोई न्यूनतम सीमा भी है? हाँ, एक न्यूनतम सीमा भी है कि कम से कम 12 मंत्री तो होने ही चाहिए, ताकि छोटे राज्यों में भी ठीक से काम हो सके। अच्छा। हालांकि सिक्किम, मिजोरम जैसे कुछ छोटे राज्यों को इससे छूट दी गई है। ये तो हुई संख्या की बात, लेकिन मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है? एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, प्रसाद पर्यंत, मतलब एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि राज्यपाल जब चाहें किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं? सुनने में तो यही लगता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। ये एक संवैधानिक भाषा है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का असली मतलब है मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत। अच्छा। जब तक किसी मंत्री पर मुख्यमंत्री का भरोसा है और जब तक पूरी सरकार को विधानसभा में बहुमत हासिल है, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। तो अगर मुख्यमंत्री को लगे कि कोई मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं कि इन्हें हटा दिया जाए। बिल्कुल, और राज्यपाल उस सलाह को मानेंगे। मतलब असली कंट्रोल मुख्यमंत्री के ही हाथ में है। अब एक और दिलचस्प नियम है, अनुच्छेद 164(4) में कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो विधायक न हो,
ये कैसे संभव है? हाँ, ये संविधान का एक बहुत ही अनोखा प्रावधान है। इसे आप एक तरह की ग्रेस पीरियड या छूट समझ सकते हैं। ये मुख्यमंत्री को अधिकार देता है कि वो किसी विशेषज्ञ को, मान लीजिए किसी बड़े अर्थशास्त्री या वैज्ञानिक को, अपनी टीम में शामिल कर सके, भले ही वो उस समय विधायक ना हो। लेकिन इसकी कोई समय सीमा तो होगी, हमेशा के लिए तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शर्त ये है कि उस मंत्री को 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने? हाँ, 6 महीने के अंदर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना ही होगा। मतलब चुनाव जीतकर आना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। अब एक और सिद्धांत की बात करते हैं जिसे संसदीय प्रणाली की आत्मा कहा जाता है, सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनुच्छेद 164 का 2। इसका असल में क्या मतलब है? इसे एक स्पोर्ट्स टीम की तरह समझिए। अच्छा। मैदान पर उतरने से पहले टीम मीटिंग में खिलाड़ी अलग अलग राय रख सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब कप्तान ने फैसला ले लिया तो मैदान पर पूरी टीम एक होकर खेलती है। कैबिनेट भी बिल्कुल वैसी ही है। मतलब कैबिनेट मीटिंग में किसी मुद्दे पर मंत्रियों में मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बार फैसला हो जाने के बाद सबको सार्वजनिक तौर पर उसका समर्थन करना ही होगा। एकदम सही। अगर कोई मंत्री उस फैसले से सहमत नहीं है तो उसके पास एक ही रास्ता है, इस्तीफा देना। और ये सिर्फ एक मंत्री की बात नहीं है। नहीं, अगर विधानसभा में सरकार के किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो उसे पूरी सरकार की हार माना जाता है। मतलब पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना हो। पूरी मंत्रिपरिषद को। इसीलिए वो कहावत है, वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। बिल्कुल यही इस सिद्धांत का सार है। ये तो बहुत बड़ी बात है, यानी हर मंत्री की किस्मत पूरी सरकार की किस्मत से जुड़ी हुई है। अच्छा, हम दो शब्द बहुत सुनते हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट। क्या ये दोनों एक ही हैं या इनमें कोई फर्क है? नहीं, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। मंत्रिपरिषद, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वो एक बड़ी बॉडी है। उसमें सभी तरह के मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये 30-40 लोग भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट एक छोटा और ज्यादा शक्तिशाली समूह है। ये उस मंत्रिपरिषद का इनर सर्कल है जिसमें सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो असल फैसले कहाँ लिए जाते हैं, बड़ी वाली मंत्रिपरिषद में या इस छोटे मंत्रिमंडल में? असल फैसले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही लिए जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास है, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का इस्तेमाल कैबिनेट ही करती है। तो हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद अगर पूरी सरकार है तो मंत्रिमंडल उसका दिमाग है। बहुत अच्छा कहा। मंत्रिमंडल ही वो दिमाग है जो नीतियां बनाता है, राज्य का बजट तैयार करता है और सारे बड़े बड़े फैसले लेता है। चलिए इस पूरी थ्योरी को अब राजस्थान की मौजूदा सरकार के उदाहरण से जमीनी हकीकत पर उतारते हैं। हमारे नोट्स में पूरी लिस्ट दी गई है। अभी श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कौन कौन से बड़े विभाग हैं? मुख्यमंत्री अक्सर कुछ सबसे जरूरी विभाग अपने पास ही रखते हैं जो सीधे तौर पर राज्य के नियंत्रण और पावर से जुड़े होते हैं। जैसे श्री भजनलाल शर्मा के पास गृह विभाग है, मतलब पुलिस और कानून व्यवस्था। फिर आबकारी जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी उन्हीं के पास है। ये सरकार पर उनकी पकड़ को दिखाता है। बिल्कुल। और उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री भी हैं, सुश्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। इनके विभागों का बंटवारा क्या संकेत देता है? बहुत दिलचस्प है। सुश्री दिया कुमारी को वित्त विभाग यानी फाइनेंस दिया गया है। किसी भी सरकार में मुख्यमंत्री के बाद वित्त मंत्री का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि राज्य का पूरा खजाना, पूरा बजट उनके नियंत्रण में होता है। तो एक उप मुख्यमंत्री को वित्त विभाग देना ये सरकार में संतुलन बनाने का एक तरीका हो सकता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, खासकर जब पावर शेयरिंग की बात हो। और उनके पास पर्यटन, कला और संस्कृति भी हैं जो राजस्थान के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। और वहीं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को तकनीकी और उच्च शिक्षा जैसे विभाग दिए गए हैं जो राज्य के युवाओं और भविष्य के विकास पर सरकार के फोकस को दिखाता है। इसी तरह श्री किरोड़ीलाल मीणा को कृषि और ग्रामीण विकास और श्री मदन दिलावर को स्कूली शिक्षा और पंचायती राज जैसे विभाग दिए गए हैं। ये विभागों का बंटवारा एक तरह से सरकार की प्राथमिकताओं का आईना होता है। बिल्कुल, एकदम सही। कृषि और पंचायती राज जैसे विभाग सीधे तौर पर राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी से जुड़े हैं। इन विभागों में कौन मंत्री है, इससे पता चलता है कि सरकार किन मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दे रही है। इसी संदर्भ में नोट्स में महिला शक्ति की भूमिका पर भी जोर दिया गया है।
जैसा हमने देखा, सुश्री दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पास वित्त के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग भी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब इतने ऊंचे पद पर एक महिला नेता होती हैं और उनके पास महिला कल्याण से जुड़ा विभाग भी होता है, तो ये एक मजबूत संदेश देता है। उनके अलावा श्रीमती मंजू बागमार को भी राज्य मंत्री के तौर पर महिला एवं बाल विकास विभाग में जिम्मेदारी दी गई है। यह दिखाता है कि यह मुद्दा सरकार के लिए सिर्फ एक विभाग नहीं, बल्कि एक प्राथमिकता है। अब एक आखिरी चीज रह गई है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच सूचना का जो प्रवाह है वो कैसे पक्का होता है? क्या मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं बिना राज्यपाल को बताए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए संविधान में एक बहुत ही साफ व्यवस्था है जो अनुच्छेद 167 में दी गई है। ये अनुच्छेद मुख्यमंत्री के 3 मुख्य कर्तव्य बताता है। पहला, सरकार के सभी फैसलों और कानूनों के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करना। और दूसरा ये कि अगर राज्यपाल प्रशासन से जुड़ी कोई भी जानकारी मांगे तो मुख्यमंत्री को वो जानकारी देनी होगी। और तीसरा कर्तव्य जो हमारे नोट्स में है वो तो बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी एक मंत्री ने कोई फैसला ले लिया है लेकिन उस पर पूरी कैबिनेट ने विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कह सकते हैं कि इस मामले को पूरी मंत्री परिषद के सामने रखा जाए। अरे वाह, ये तो एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि कोई एक मंत्री अकेले ही बड़े फैसले ना ले ले और वो जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो बना रहे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये प्रावधान राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच एक सेतु का काम करता है और संवैधानिक संतुलन बनाए रखता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो 3-4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, राज्य का शासन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद चलाती है जो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। दूसरी, मंत्रियों की संख्या पर 15% की सीमा है और उनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। सही। और तीसरी, मंत्रिमंडल ही सरकार का असली शक्ति केंद्र है जहां सभी बड़े नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। और मुख्यमंत्री अनुच्छेद 167 के जरिए राज्यपाल को सूचित रखकर इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। बिल्कुल। ये पूरा ढांचा एक मशीन की तरह है जिसके सभी पुर्जे जब सही ढंग से काम करते हैं तभी राज्य की गाड़ी आगे बढ़ती है। हमने ये तो समझ लिया कि संविधान की किताब में ये व्यवस्था कैसे दिखती है, पर एक सवाल है जो सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। असल राजनीति में ये सब कैसे काम करता है? जब एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच व्यक्तिगत संबंध अच्छे ना हो या फिर जब कई पार्टियों की मिलीजुली सरकार हो, तब ये सैद्धांतिक ढांचा कितना टिक पाता है और कितना दबाव में आता है? एक बेहतरीन सवाल जो दिखाता है कि संविधान और राजनीति का रिश्ता कितना गहरा और जटिल है। उम्मीद है कि आज की ये विस्तृत चर्चा आप सबके लिए उपयोगी साबित होगी और आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगी। केके धाका क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।